ओके डी स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 5B घर्षण। ठीक है, घर्षण के बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर चलने की प्रयास करती है या चलती है तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वस्तुएं बनाई गई हैं, एक वस्तु ऊपर में है, एक वस्तु नीचे में है। दोनों आपस में चलने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति हो रही है। ठीक है, इधर बाह्य बल लग रहा है और जिधर बाह्य बल लगता है उधर आपकी गति होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे खुरदुरा बना दिया हूँ सरफेस को। एक्चुअल में ये पुराना मत था कि सरफेस ज़्यादा खुरदुरा होने पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है और चिकना होने पर घर्षण बल कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है संपर्क तल। संपर्क तल H नाम से आप लोग सब जान रहे हैं कि जहाँ पे संपर्क होता है दो वस्तुओं का। देखिए, इसका निचला सरफेस और इसका ऊपर वाला सरफेस, यहाँ पे दोनों वस्तुओं का क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इधर गति हो रहा है इस वस्तु का, तो इधर गति होने के कारण यहाँ पे कुछ बल कार्य करेगा, इस नीचे में यहाँ पे कुछ बल कार्य करेगा जो इसकी गति का विरोध करेगा, उसे हम लोग कहेंगे घर्षण बल। ठीक है, अब ये कारण क्या था? तो पुराना मत था कि सरफेस चिकना हो या खुरदुरा हो, उसी के कारण क्या होता है, घर्षण बल लगता है। लेकिन हम लोगों ने अभी आधुनिक में इलेक्ट्रॉन संबंधी बहुत सारी अध्यापन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक परिभाषा आता है कि विभिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। ठीक है, दो बल होते हैं, एक आसंजक बल, दूसरा होता है ससंजक बल। ठीक है, दो बल होते हैं। तो आसंजक बल जो होता है विभिन्न पदार्थों के मध्य बल लगता है। जैसे कि दो पदार्थ हैं तो दोनों पदार्थों के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। लेकिन सहसंजक बल जो होता है किसी एक ही पदार्थ के अणुओं में लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पदार्थ है तो इसके अंदर लगने वाला बल, यहाँ जो अणु एडजस्ट रहेंगे, यहाँ पे स्थित रहेंगे, इनके मध्य जो बल लगेगा उसको ससंजक बल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पदार्थ एक, पदार्थ दो, दो पदार्थ हैं तो इनके मध्य जो बल लगेगा उसको बोलेंगे आसंजक बल। तो जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं कि एक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ एक मैं अणुओं को दर्शाया हूँ और यहाँ भी कुछ अणुओं को दर्शाया गया है। तो इन अणुओं के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो जैसे कि किसी वस्तु को हम लोग उसके ऊपर रखते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे अगर पहला वस्तु चलने का कोशिश करेगा और यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा तो उसके गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो वहीं खिंचाव या रोकने की स्थिति वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं अगर संपर्क तलों को चिकना कर दें तो घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। अब उसका प्रकार देखते हैं तो पहला होता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण मतलब होता है कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बल लगाया जाता है तो वस्तु तो चलती नहीं है, स्थिर ही रहती है, लेकिन उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, उसे हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। अब इसको समझते हैं तो जैसे कि यहाँ कॉपी है और कॉपी के नीचे एक बेंच है। ठीक है, अब इस कॉपी को मैं बल लगाता हूँ तो बल लगाने पर जैसे कि यहाँ पे बल लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी कॉपी जो है हिल डुल नहीं रही है, स्थिर है। ठीक है, तो इस स्थिति में इस कॉपी के नीचे हिस्से में और इस बेंच के ऊपर हिस्से में एक बल कार्य कर रहा है, उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर किसी दूसरे वस्तु को चलाने की प्रयास की जाती है फिर भी वस्तु स्थिर ही रहती है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल मतलब होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलानी है, मतलब अब जो है वह गतिशील अवस्था में होगी। ठीक है, उस स्थिति में जब संपर्क तलों के मध्य बल कार्य करेगा तो उसे कहेंगे हम लोग गतिक घर्षण। ठीक है,
अब इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। हम लोग इधर बाह्य बल से इसको दर्शाए हैं, इधर घर्षण बल से दर्शाए हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका स्थैतिक घर्षण है यहाँ तक, ठीक है। और उसके पश्चात मैक्सिमम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं, और उसके बाद ये है गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण मतलब वस्तु स्थिर है, अब उसके पश्चात ठीक चलने का प्रयास कर रही है, ठीक चलने की स्थिति में है उसको सीमांत घर्षण, और उसके पश्चात वस्तु चल रही है तब की स्थिति में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, गतिक घर्षण, ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं, इसको समझते हैं। तो हमारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, सामने में एक 4 व्हीलर कोई सी भी ले लो, वो खड़ी हुई है, ठीक है। अब उसको एक आदमी आके धक्का देता है, तो हम लोग जान रहे हैं एक आदमी के धक्का देने पर वो गाड़ी नहीं चलती है। तो उस स्थिति में टायर और सड़क के बीच जो मध्य बल कार्य करेगा उसे कहेंगे हम लोग स्थैतिक घर्षण। लेकिन दूसरा आदमी अगर आके बल लगाता है, उस स्थिति में वह कार ठीक चलने के पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, चला नहीं रहता है लेकिन चलने के पोजीशन में आ जाता है। उस स्थिति में अगर जो घर्षण बल कार्य करेगा उसे कहेंगे हम लोग सीमांत घर्षण। उसके पश्चात तीसरा आदमी के धक्का देने पर वह गाड़ी चलने लगती है, और उस स्थिति में टायर और सड़क के मध्य जो बल लगेगा उसे कहेंगे हम लोग गतिक घर्षण। घर्षण जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। लेकिन सीमांत घर्षण को क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो सीमांत घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं, ठीक है। और गतिक घर्षण का मान जो होता है वो हमेशा सीमांत घर्षण, देखिए ये वाला पोजीशन सीमांत घर्षण है और ये वाला पोजीशन गतिक घर्षण है, तो सीमांत घर्षण से गतिक घर्षण का मान जो होता है वो कम होता है। बाह्य बल लगाने पर गतिक घर्षण का मान नहीं बदलता है। अब गतिक घर्षण के प्रकार देखते हैं। गतिक घर्षण के प्रकार देखते हैं। पहला होता है सर्पी घर्षण, दूसरा होता है लोटनिक घर्षण, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, जो फिसलेगा, जो वस्तु फिसलेगा उस पर सर्पी घर्षण कार्य करेगा, और जो वस्तु लुढ़केगा उसके ऊपर लोटनिक घर्षण कार्य करेगा। जैसे कि कापी है, तो कापी को इस प्रकार सरकाते हैं तो कापी के निचले वाले हिस्से और बेंच के ऊपर वाले हिस्से में एक बल कार्य करेगा, उसे कहेंगे हम लोग सर्पी घर्षण। लेकिन जब गेंद को लुढ़काते हैं तो गेंद लुढ़कते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उस स्थिति में जमीन और गेंद के ऊपर लगने वाला बल कहलाएगा लोटनिक घर्षण, ठीक है। अब उसके पश्चात हम लोग देखते हैं घर्षण गुणांक। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक पहला देखते हैं। तो दो संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाला सीमांत घर्षण मतलब Fs, इसको किससे दर्शाते हैं सीमांत घर्षण को, Fs से। और अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब रिएक्टेंट, ठीक है, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या बोलेंगे, गतिक घर्षण गुणांक। दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ पे K और यहाँ पे S लिखा जाता है, क्योंकि स्टैटिक्स मतलब होता है स्थैतिक और कैनेटिक्स मतलब होता है गतिक, ठीक है। तो Fs मतलब स्टैटिक्स के लिए यूज हुआ है और Fk जो होता है वो कैनेटिक्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं घर्षण कोण, ठीक है। अब यहाँ पे एक वस्तु रखे हुए हैं, एक बेंच है, यहाँ पे एक वस्तु हम लोगों ने रखा है। अब यहाँ हम इसको बाह्य बल से इधर खींचना चाहते हैं, तो जिधर वेग करेगा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। ये Fs क्या है, सीमांत घर्षण है, ठीक है, मतलब ठीक चलने की पोजीशन वाला घर्षण। और यहाँ पे देखिए वस्तु का जो वेट है नीचे की ओर लगेगा, और ये क्रिया बल नीचे लग रही है, मतलब उसका वेट जो है नीचे लग रहा है, तो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, देखिए ये है सीमांत घर्षण बल और ये अभिलंब प्रतिक्रिया, दोनों का परिणामी ये हो जाएगा, ये उसका परिणामी कहलाएगा। और किसके बल बीच लग रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों के मध्य जो बल लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग घर्षण कोण,
ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को दर्शाना ये था कि वस्तु है, वस्तु में नीचे तरफ क्या लगेगा, भार लगेगा, भार के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगेगा, इधर वस्तु को खींच रहे हैं, खींचने के कारण इधर घर्षण बल कार्य कर रहा है, और घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के एक परिणामी बनाना है, इसको परिणामी बना दिए, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका, पहले से बना हुआ है प्रतिक्रिया बल, तो दोनों के मध्य एक बल कार्य करेगा लैम्डा, और इस कोण को, दोनों के मध्य एक कोण बनेगा लैम्डा, इस कोण को हम लोग कहेंगे घर्षण कोण। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला कोण है तो ये वाला लंब कहलाएगा, कोण के सामने वाला हमेशा लंब कहलाता है, ये वाला आधार, और ये वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। ठीक है, tan थीटा निकालेंगे तो क्या कहलाता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, यहाँ से यहाँ तक BC है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, OB है। ठीक है, तो BC बटे OB। अब इसमें देखते हैं तो BC बराबर OA है, तो OA बटे क्या कर देंगे, OB। अब इस डायरेक्शन में FS को दर्शाया गया है, तो क्या आ जाएगा, tan लैम्डा इज इक्वल टू FS अपॉन R। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μS, क्योंकि इसके इससे पहले हम लोगों ने घर्षण गुणांक पढ़ा था, तो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, μS। इस प्रकार पढ़िए और याद कीजिए।